अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं मुनव्वर मलिक, मुंबई उर्दू हाई स्कूल अंधेरी मगरिब से मेरा ताल्लुक़ है। मैं काविश टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि आपने बज़ाते ख़ुद मिलकर और फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करके और व्हाट्सएप पर जो है कमेंट्स करके हमें ये बताया कि आप हमारे लेक्चर्स को कितना पसंद कर रहे हैं। और तकरीबन हमने कोशिश की है कि तमाम ही मज़मून को हमने जो है कवर करने की कोशिश की है और तमाम ही मज़मून के जो है वो लेक्चर्स हमने आप तक पहुंचाए हैं। तो एक बार फिर आपने जो हमारी हिम्मत अफजाई की, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ जोग्राफ़िया और माशियात के पर्चे की तैयारी किस तरह से की जाए। मैं समझता हूँ हमारे पास तकरीबन 30 घंटे से कुछ ज़ायद वक्फ़ा हमारे पास इस वक्त बचा हुआ है पेपर की तैयारी के लिए, और इन अवकात का जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपका जोग्राफ़िया और माशियात का जो पर्चा होगा, ये तहरीरी पर्चा आपका 40 नंबर का होगा और इन 40 नंबर में सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 में 28 नंबरात और सवाल नंबर 5 से लेकर सवाल नंबर 7 तक में 12 नंबरात, यानी 28 जमा 12 कुल मिलाकर 40 नंबरात आपके होंगे। तो इस तरह से आपका पर्चा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जोग्राफ़िया के पर्चे की। अज़ीज़ तलबा, उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर पेपर के वक्त हमने ये कोशिश की है कि आपको पेपर का पैटर्न बता दिया जाए। अज़ीज़ दोस्तों, पेपर पैटर्न का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में भी, जहाँ पर भी मैं स्कूल में जाता हूँ और जिन स्कूल्स में भी मैं गया, मैंने हमेशा बच्चों से ये बात की है कि प्यारे बच्चों, हमें पेपर पैटर्न का इल्म होना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेपर पैटर्न हमारे लिए ये करता है कि हमें ये तो पता नहीं होता कि पेपर में आने वाले सवालात कौन से होंगे, लेकिन हमें ये पता होता है कि पेपर में आने वाले सवालात कैसे होंगे। तो जहाँ हमें ये पता चलता है कि पेपर में आने वाले सवालात कैसे होंगे, मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा एक टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाता है और हम टेंशन से रिलीज़ हो जाते। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है वो मौका है और ये हमारे लिए बहुत ही मज़बूत काम होगा मेरे ख्याल से, और हमारे टेंशन को रिलीज़ करने का एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास में होगा। अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 1 की। सवाल नंबर 1 जो आपका शुरू होगा वो खानापुरी से शुरू होगा और सवाल कुछ इस तरह से होगा कि सवाल पूछा जाएगा, सवाल नंबर 1 में अलिफ मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके खाली जगह मुकम्मल कीजिए। इस तरह का सवाल होगा आपका और यहाँ पर आपको 3 सवालात पूछे जाएंगे और तीनों सवालात आपके लिए ज़रूरी होंगे। हर एक सवाल के साथ में 4 मुतबादिल दिए जाएंगे जिसमें से एक मुतबादिल दुरुस्त होगा। आपको उस सही मुतबादिल को खाली जगह में पुर करना है और जुमला मुकम्मल करना है। जुमला मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो सिर्फ जवाबी लफ्ज़ लिख देते हैं। जवाबी लफ्ज़ लिखने पर मुकम्मल मार्क्स हासिल नहीं होते बल्कि सिर्फ आधा नंबर मिलता है। इस बात को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपना जवाब लिखते वक्त आपको मुकम्मल जुमले में जो है जवाब लिखना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा कोशिश ये भी करूँगा कि यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताता चलो। मैं समझता हूँ कि खानापुरी के लिए अगर आप 5 मिनट अगर देते हो यहाँ पर, तो 3 खानापुरी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका मतलब 11:05 जब हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सवाल नंबर 1 का जो ज़िमनी सवाल है अलिफ, ये आपका मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसके लिए आप तैयारी करेंगे सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 8, यानी लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक की तैयारी आप करोगे। और मैं समझता हूँ कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी ये करनी है कि किताब के नीचे जो मश्की सवालात दिए हुए उसमें जो खानापुरी है आप उसकी बहुत ज़्यादा मश्क करें। दीगर खानापुरी अगर वक्त बचता है तो आप देख ले, लेकिन मैं समझता हूँ किताब के नीचे जो मश्की सवालात में जो खानापुरी दी गई है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसके बाद में सवाल नंबर 1 का जो है बे शुरू होगा और सवाल नंबर 1 का बे आपको सवाल पूछा जाएगा जोड़ियों के लिए। सवाल होगा जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ पर भी आप लोगों को सुतून अलीफ में जो है वो 3 सवालात की सूरत में जो है वो 3 अल्फाज दिए जाएंगे और सुतून नंबर बे में जो है वो 4 अल्फाज होंगे। इन सुतून अलीफ की सुतून बे के साथ में आपको जो है वो जोड़ियाँ लगानी होगी।
और उसमें से एक जोड़ी जो है ऐसी होगी जो किसी का सही जवाब नहीं होगा। आपको बस उसको अलग करना है और जवाब अपने मुकम्मल करना है। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि यहाँ पर 3 सुतून बनाते हैं, सुतून अलीफ, सुतून बे, और बीच में जवाब। ये करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सुतून ए में तमाम सवालात लिख दें और सुतून बे में डायरेक्टली जो है जवाब जो है वो जवाबी लफ्ज़ जो है वो आपका वो जवाबी लफ्ज़ आप लिखते चले। और जिस तरह से 1 2 3 जिस तरह से आपको ऑप्शन दिए होंगे या फिर रोमन आदाद में लिखा होगा, आप उस तरह से जो है वो जवाब अपने तहरीर करें। और कोशिश करें कि जैसे पेपर प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो काविश ने इस ताल्लुक से भी आपकी रहनुमाई की है। हम होंगे कामयाब में जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए हमने उसमें कोशिश की कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह का होता है वो आपको बताता चले। और हर जगह जो हमने ये कोशिश की है कि बच्चों को पेपर प्रेजेंटेशन के ताल्लुक से बताए ताकि वो ज़ायद से ज़ायद मार्क्स जो है वो पर्चे में हासिल कर सके। तो इसके लिए आपको चाहिए कि खानापुरी आप जो है वो अगर पॉसिबल हो तो 1 लाइन छोड़कर दूसरी खानापुरी आप लोग लिखें। और जोड़ियों में आप ये कोशिश करें कि जोड़ियाँ आप एक के नीचे एक लिखे। यहाँ पर आपको 1 लाइन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तीसरी खानापुरी मुकम्मल, तीसरी जोड़ी जब मुकम्मल हो जाए तो आप चौथी जो जगह है वो आप 1 लाइन छोड़कर जो है वो अपना बॉक्स मुकम्मल करें। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा आपका जवाब। वरना ये होगा कि अगर तीसरी ही लाइन से अगर हम लोग आड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा जो जवाबी लफ्ज़ है वो भी इसमें कहीं ना कहीं शायद कुछ हुर्फ ऐसे हो जो उसमें आ जाए और वो हमारा जवाबी पर्चा जो है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के एतबार से उतना अच्छा नहीं लगता। इसकी भी वक्त ब वक्त हमने रहनुमाई की है आपको। तो इस तरह से आप जवाबात लिखने की कोशिश करें। बहुत ध्यान और तवज्जो से जवाबात लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, खानापुरी और जोड़ियों के सवालात ऐसे हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक जवाबी लफ्ज़ लिखना होता है और आपको मुकम्मल मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर कोशिश ये करें, क्योंकि आपको सामने ऑप्शन दिया हुआ है और आपको उसे देख कर लिखना है, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप जो है वो देख कर लिखने में बिल्कुल भी गलती ना करें और बिल्कुल सही तरीके से आप जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल होगा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी मुतवक्का वक्त 5 मिनट है और 5 मिनट का ये वक्त आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद सवाल नंबर 2 आपका शुरू होगा। सवाल नंबर 2 जो होगा वो वजूहात बयान करने के लिए होगा और वजूहात, जोग्राफियाई वजूहात यहाँ पर बयान करने होंगे, जिसमें 3 वजूहात यहाँ पर पूछे जाएंगे। इन 3 वजूहात में से कोई 2 वजूहात आपको लिखनी है। आप पहले ये तय कर ले कि 3 वजूहात जो पूछी गई है इनमें से कौन सी ऐसी 2 वजूहात है जिसके बारे में जो है आप वो बहुत जो है अच्छे से लिख सकते हो। आपके पास बहुत अच्छे नुकात मौजूद है और उन नुकात के सहारे जो आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब लिख सकते हो। तो आप तय कर ले और उसके बाद में जवाब लिखना शुरू करें। अगर आपको पहला और तीसरा जवाब अगर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले और तीसरे सवाल का जवाब आप बआसानी लिख सकते हो, तो आप पहला और तीसरा लिखे। आपको दूसरा और तीसरा लिखना है, आप दूसरा और तीसरा लिख सकते हैं। आपको पहला दूसरा बहुत अच्छा लग रहा है, आप पहला दूसरा लिख सकते हो। तो कोशिश ये करें कि जिस सवाल के बारे में आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपका मुताला गहरा है, आपने बहुत अच्छे से जिसके बारे में तैयारी की है, आप उन्हीं सवालात के जवाबात यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो जोग्राफियाई वजूहात के लिए आप लोगों को 4 नंबर होंगे। जोग्राफियाई वजूहात लिखते वक्त ये कोशिश करनी है कि 4 छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है वो हम हमारी बात को वाज़े करने की कोशिश करें, हमारी जोग्राफियाई वजूहात को हम देने की कोशिश करें। इन 4 पॉइंट्स के लिए हम जो है वो रोमन आदाद में इनको नंबर भी दे सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कोशिश करें। कई जवाबात ऐसे भी है जो मैं जानता हूँ कि सिर्फ जिनके लिए 2 या 3 पॉइंट्स में जिनके जवाबात आ जाते हैं, अगर ऐसे जवाबात आपके सामने आ जाए और अगर 2 या 3 जो है नुकात में अगर आप इनके जवाब दे देते हो तो भी कोई मसला नहीं है, आप आसानी से जो है इनके जवाबात लिख सकते हो। इसके बाद जो सवाल नंबर 2 का जो बे होगा वो होगा मुख्तसर नोट लिखिए। बहुत अहमियत का हामिल सवाल, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है लिखने के लिए। तकरीबन हमें 8 से 10 सत्रों में जो है वो जवाब हमारा यहाँ पर तहरीर करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पर हालांकि मार्क्स सिर्फ 2 है लेकिन कंटेंट तकरीबन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो, इसकी हम कोशिश करें। यहाँ पर जोग्राफियाई वजूहात में हमारे पास जो है कंटेंट कम होता है और तकरीबन जोग्राफियाई वजूहात हमारी 4 से 5 सत्रों में हो जाती है, लेकिन नोट लिखते वक्त तकरीबन 8 से 10 सत्रे, 12 सत्रे भी आप लिख सकते हो। और इस तरह से अगर इंशाल्लाह अगर आप लिखोगे तो बहुत मैं समझता हूँ ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।
कई सारे तलबा के पेपर्स हमने ऐसे भी देखे जो जब नोट तहरीर करते हैं तो तकरीबन उनका जवाब जो होता है वो आधा सफ़ा, जो आपका जवाबी पर्चा होता है बोर्ड का उसका आधा सफ़ा या तकरीबन पौने सफ़े तक भी तलबा लिखते हैं, जो बहुत अच्छे टॉपर्स होते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हो इंशाल्लाह इतना कंटेंट की अगर आपने पढ़ाई की है तो आप बहुत आसानी से जो है जवाब लिख सकते हो। इसके बाद में मैं बात करूँगा सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर तीन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि सवाल नंबर 3 ये इसलिए भी हमारे लिए अहमियत का हामिल है क्योंकि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इन्हें जोग्राफिया में कुछ कम मार्क्स मिलते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका ये है कि वो सबसे पहले सवाल नंबर 1 की तैयारी मुकम्मल करें। सवाल नंबर 1 में आपको खानापुरी के लिए 3 नंबर और जोड़ियों के लिए 3 नंबर। उसके बाद में सवाल नंबर 3 की बहुत अच्छे से तैयारी करें क्योंकि यहाँ पर जो 6 नंबर है मैं समझता हूँ ये 6 नंबर हासिल करना हमारे लिए बहुत आसान है और 6 में से 6 नंबर यहाँ पर हासिल किए जा सकते हैं। और सवाल नंबर 1 के 6 नंबर, सवाल नंबर 3 के 6 नंबर, तकरीबन ये 12 नंबर हुए। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जो है खानापुरी जो है बहुत आसान होती है, वहाँ के 2 नंबर 12 और 2 14 हुए। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के पेपर में जो है वो 1-2 जुमलों के सवालात के जवाब पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। यहाँ पर आपको 6 नंबर है तो 14 और 6 20 यानी तकरीबन 20 मार्क्स का जो पर्चा होता है आपका बहुत आसान होता है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि मुफस्सल जवाब दोनों जगह चूँकि हमको अज़बाक तय करके दिए गए कि इन्हीं अज़बाक में से सवालात पूछे जाते हैं बोर्ड की ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैं बताने का मकसद ये था कि जोग्राफिया का जो पर्चा आपका होगा वो तकरीबन 20 और 20 से ज़ायद नंबरात का पर्चा जो है वो तो बहुत आसान होगा जिसे हर कोई लिख सकता है। और अगर आपकी मेहनत ज़्यादा है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है तो आप जोग्राफियाई वजूहात है, उसके बाद में नोट है, उसके बाद मुफस्सल जवाब है, ये करके आप बहुत अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हो। तो बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 भी बहुत ही अहमियत का हामिल है और सवाल नंबर 3 में जो सवालात आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे वो सबसे पहला जो सवाल होगा वो तरसीम बनाने का सवाल होगा। यानी तरसीम यहाँ पर आपको बनानी होगी। तरसीम बनाते वक्त जो है बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो एहतियात ये कि तरसीम बनाते वक्त जो है वो तरसीम का पैमाना लिखना ना भूले। पैमाना न लिखने की बुनियाद पर कई मरतबा जो है वो नंबर 0 हो जाते हैं, 0 नंबर हो जाते हैं। और तरसीम तो हमने बिल्कुल सही बनाई थी लेकिन पैमाना ही नहीं लिखा तो उसके लिए नंबरात नहीं मिलते। तो इस बात की बहुत जो है वो आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में तरसीम में आप देख सकते हो कि सादा सुतूनी तरसीम है और मुरक्कब सुतूनी तरसीम है। उसके बाद में खती तरसीम पूछी जाती है। खती तरसीम कई मरतबा पूछी गई है। तो तरसीम बनाना मैं समझता हूँ कि आपने इसकी कोशिश बहुत ज़्यादा जोग्राफिया माफ़ कीजिए अलजेब्रा के पर्चे में भी की है। तो तरसीम बनाना बहुत आसान सवाल है लेकिन यहाँ पर वक्त ज़ायद लगता है। लेकिन ये सवाल चूँकि आसान है इसलिए किसी भी सूरत में जो है इस सवाल को छोड़ने की कोशिश ना करें कि ये सवाल बहुत आसान होता है। और यहाँ पर तरसीम एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आपको मुकम्मल मार्क्स मिल सकते हैं। तो किसी भी सूरत में यहाँ पर आप ये सवाल छोड़ने की कोशिश ना करें। तरसीम में ये भी पॉसिबल है, यानी ये भी मुमकिन है कि तरसीम में आपको जो है वो इस तरह का सवाल आए कि तरसीम में आपको डिवाइडेड रेक्टेंगल जिसको हम लोग कहते हैं मुनकसिम मुस्ततील या डिवाइडेड सर्कल यानी मुनकसिम दायरा भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये दोनों की भी आप मुकम्मल मशक करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। डिवाइडेड सर्कल अगर आपको पूछा जाता है तो मैं आपको ये राय दूंगा कि जोग्राफिया के पर्चे में आप मुकम्मल चांदा जो आता है वो ले जाने की कोशिश करें। तो मुकम्मल चांदा अगर आप साथ में ले जाते हो तो डिवाइडेड सर्कल बनाना मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। डिवाइडेड सर्कल बनाने के लिए, मुनकसिम दायरा बनाने के लिए जो उसका ज़ाब्ता है इसको बहुत अच्छे से याद करके जाए क्योंकि आमतौर से सवालात में जो हमें जो आदात दिए जाते हैं वो फ़ीसद में होते हैं, जबकि मुनकसिम दायरा बनाने के लिए हमारे पास हमको फ़ीसद नंबरात की नहीं बल्कि हमारे लिए 360 चूँकि दायरे की कुल पैमाइश 360 दर्जा होती है इसलिए हमें उन्हें कन्वर्ट करना होता है 360 में। तो इसके लिए इसका ज़ाब्ता ज़रूर याद करके जाए, बहुत आसान है।
यहाँ पर भी 2 मार्क्स आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। अगर डिवाइडेड रेक्टेंगल यानी मुनकसिब मुस्ततिल बनाने के लिए भी आता है तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है। आप जो आदाद आपको दिए गए हैं उन आदात को आगे आगे जमा करते जाए और उन्हीं आदात के एतबार से जो है आप पेंसिल से निशान लगाकर आगे पहले आप एक मुस्ततिल बना ले 10 सेंटीमीटर का। तो मैं समझता हूँ अगर 10 सेंटीमीटर का मुस्ततिल अगर आप बना लेते हो तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा इसका जवाब लिखना। तो यहाँ पर भी आप कोशिश करें, कहीं भी इसको छोड़ने की कोशिश ना करें। और आदाद और शुमार की मदद से जो तरसीम बनाना है यहाँ पर आपके लिए मुतवक्का वक्त जो रहेगा वो 10 मिनट का रहेगा। पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगे क्योंकि तरसीम बनाने में अलग से आपको एक सप्लीमेंट लेना होता है, उसके ऊपर भी आपको डिटेल्स भरनी है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर आपको तरसीम बनानी है। तरसीम के लिए आपको अलग से एक पर्चा मिलेगा और सप्लीमेंट की सूरत में ग्राफ आपको मिलेगा। आपको अपने जवाबी पर्चे में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं बल्कि अलग से एक सप्लीमेंट ग्राफ की सूरत में आपको मिलेगा, तो उसी में आपको आपकी तरसीम बनानी है। आदाद और शुमार भरने के लिए भी जो आपको मौका होगा यहाँ पर वो भी आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 3 में जो दूसरा हिस्सा होगा वो होगा भारत के नक्शे में मंदरजा झैल मकामात की निशानदेही कीजिए और फहरिस्त तैयार कीजिए। यहाँ पर 4 सवालात पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 2 सवालात के जवाबात लिखने होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जवाब यहाँ पर गलत हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए कि चारों जवाबात यहाँ पर तहरीर करें, यानी भारत के नक्शे में जो है तमाम मकामात की निशानदेही यहाँ पर करें, ताकि 4 में से अगर कोई गलत भी होता है तो इस सूरत में हमारे नंबर कम नहीं होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप जो निशान लगा रहे हो, आप जहाँ पर भी निशानदेही कर रहे हो वो बिल्कुल सही जगह पर आप निशानदेही कर रहे हो, तो आपके लिए पूरी इजाज़त है, आप 2 जवाबात भी तहरीर कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए नंबर होंगे 2 और इसके लिए भी मुतवक्का वक्त जो होगा वो 5 मिनट का होगा। तो यहाँ पर ये दोनों सवाल जो है इन्हें तरसीम का सवाल और नक्शा भरने का सवाल, इसके लिए आपको एक ही ग्राफ पेपर मिलेगा, साथ में नक्शा भी लगा हुआ होगा। तो ये आप जो है वो एग्ज़ामिनर जो होगा उससे आप हासिल कर सकते हो और अपने जवाब अपने जो है उस ग्राफ पेपर में और उस जो है भारत के नक्शे में आप निशानदेही कर सकते हो। और भारत के नक्शे में ही आपको फहरिस्त भी बनाना है, नीचे फहरिस्त के जगह दी हुई होती है, कहीं भी जवाबी पर्चे में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पर्चा आपको साथ में ग्राफ की सूरत में दिया जाएगा, ग्राफ प्लस आपका जो नक्शा होगा उसी यानी मैप जो होगा उसी में आपको फहरिस्त भी बनाना है। इस बात को तलबा बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे जवाबी पर्चा जो होता है उसमें आप फहरिस्त बनाते हो, तो इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लोग बात करेंगे इसके बाद में सवाल नंबर 3 का जो है तीसरा ज़िमनी सवाल जो है खाके का मुशाहिदा करके सवालात के जवाबात लिखना। यहाँ पर भी आपको 4 सवालात पूछे जाएंगे और 4 सवालात में 2 सवालात के जवाबात आपको लिखने होंगे। एक आपको नक्शा दिया जाएगा या फिर एक खाका दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको मुनकसिम दायरा दिया जाए, ये भी हो सकता है कि आपको मुनकसिम मुस्ततिल दिया जाए और मुनकसिम दायरा और मुनकसिम मुस्ततिल पर आपको सवालात पूछे गए। अगर ये दोनों में से अगर कोई हिस्सा आप लोगों के लिए आता है और इन पर अगर सवालात पूछे जाते हैं तो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बहुत यानी आसान रहेगा ये हिस्सा। असल में थोड़ा सा मसला ये आता है कि जब नक्शा पूछा जाता है और नक्शे पर सवालात जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। प्यारे बच्चों, अगर आप कुछ एक छोटी सी बातें अगर आप याद रखोगे तो ये भी हिस्सा आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमेशा आप नक्शे के अगर सवालात देखें तो उसमें सवाल इस तरह से होता है कि शुमाल में कौन सा पहाड़ है, ये नक्शे के शुमाल में कौन सा पहाड़ है, नक्शे के जुनूब में कौन सी नदी बह रही है, मगरिब से कौन सी नदी बह रही है, मशरिक से कौन सी नदी बह रही है, ये सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर नक्शा हमारे सामने रखा हुआ है, नक्शा हमारे सामने अगर रखा हुआ है तो नक्शा हमारे सामने होने की सूरत में हमारे ये जो सर का हिस्सा होगा वो होगा शुमाल का हिस्सा, हमारे जो पैर का हिस्सा है यानी नीचे की तरफ का हिस्सा ये होगा जुनूब का हिस्सा, और हमारा जो सीधा हाथ है ये सीधे हाथ की तरफ का हिस्सा होगा मशरिक का, और हमारा जो ये उल्टा हाथ है उल्टे हाथ की तरफ का हिस्सा होगा मगरिब का। तो ये अगर आपने अगर सिमतें तय कर लिए तो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि नक्शे में शुमाल किधर है, जुनूब किधर है, मशरिक किधर है और मगरिब किधर है। मैं दोबारा बता दूं, नक्शा अगर हमारे सामने सर का हिस्सा शुमाल, पैर का हिस्सा जुनूब, सीधे हाथ की तरफ का हिस्सा मशरिक और उल्टे हाथ की तरफ का हिस्सा मगरिब, अगर ये आप
आप बहुत अच्छे से अगर ज़हीर नशीन कर ले तो सवालात के जवाब लिखने में बहुत आसानी होगी। आप नक्शे में देखेंगे कि शुमाल की तरफ कौन सी नदी बह रही है, तो आप ऊपर की तरफ देखोगे, उस नदी का नाम आपको तहरीर करना है। जुनूब की तरफ कौन सा पहाड़ है, आप जुनूब की तरफ देखोगे कौन सा पहाड़ नज़र आ रहा है, आपको उसका नाम लिखना है। कौन सा ऐसा इलाका है या कौन सा ऐसा तालुका है या कौन सी ऐसी रियासत है जो बहुत ज़्यादा आबादी रखती है और वो नक्शे में बताई गई, तो वो इलाका है जैसे जुनूब के इलाके में या शुमाल के इलाके में या मशरिक़ के या मगरिब के, तो वो सिमतों का तयन अगर आपका है, सिमतें अगर आपको पता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से आप ये जवाब यहाँ पर लिख सकते हो। और हमेशा एक बात याद रखेंगे कि नदी जो होती है वो पहाड़ की तरफ से वो समंदर की तरफ बहती है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये नदी कौन सी सिमत से कौन सी सिमत की तरफ बहती है, तो हम देखें पहाड़ से कहाँ से नदी निकल रही है और समंदर में कहाँ जा रही है, पहाड़ कौन सी सिमत में है और समंदर कौन सी सिमत में है और कहाँ पर यह नदियाँ आकर मिल रही है। अगर महाराष्ट्र का अगर सवाल पूछा जाए तो अक्सर नदियाँ जो है वो बहरे अरब में आकर मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी इस जवाब को तहरीर करना बहुत आसान होगा कि मगरिब में ये सारी नदियाँ जो है आकर मिलती है। तो महाराष्ट्र का नक्शा भी जो है पूछा जा सकता है या किसी इलाके का नक्शा इसमें पूछा जा सकता है। ज़्यादा मौका ये रहेगा कि आपको भारत का नक्शा यहाँ पर दिया जाए और भारत के नक्शे पर आपको सवाल पूछा जाए। किसी रियासत का छोटा सा नक्शा भी आपको दिया जा सकता है और उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हम आगे बात करेंगे सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 ये जो होगा ये मुफस्सल जवाब का हिस्सा होगा और सवाल को जिस तरह से पूछा जाएगा कि मुफस्सल जवाबात लिखिए और यहाँ पर 3 सवालात आपको पूछे जाएंगे और 3 सवालात में से तकरीबन 3 सवालात में से 2 सवालात के जवाबात आपको तहरीर करने हैं। यहाँ पर जो आपके लिए मौका है यानी 15 से 20 मिनट में जो है वो आप जवाबात तहरीर कर सकते हो, यानी तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक का वक्त आप यहाँ पर ले सकते हो एक जवाब तहरीर करने के लिए। आपका जो कंटेंट होगा जिस पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स मुकम्मल मिलते हैं, तो वो इस तरह से होगा कि तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़ा आप लिखने की कोशिश करें। अगर एक सफ़े में आपका जवाब आता है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश ये करें कि पॉइंट्स बनाकर लिखें। यहाँ पर भी मुफस्सल जवाब लिखते वक्त पॉइंट्स बनाकर लिखिए। बोर्ड का जो पैटर्न दस्तियाब होता है एसएससी बोर्ड का, उसमें यहाँ पर एक पॉइंट एलोबरेट करने को, यानी एक पॉइंट जब आप एलोबरेट करोगे तो उसके लिए तकरीबन 1 नंबर होता है, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। तो कोई भी सवाल का जवाब आप यहाँ पर लिखने की कोशिश करें तो उसको 4 जो है पॉइंट्स में 4 नुकात के ज़रिए जो है उसको वाज़े करने की कोशिश करें, तो आपका जवाब बहुत बेहतर हो सकता है। कई मरतबा शक्कर के कारखाने और ज़राअत के ताल्लुक़ से सवाल पूछा जाता है किसी मखसूस इलाके की, जैसे पंजाब और हरियाणा की ज़राअत के बारे में पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर ये कोशिश करें कि आप यहाँ पर स्टेंसिल का इस्तेमाल करें। स्टेंसिल बहुत आसानी से मार्केट में दस्तियाब है, तकरीबन 10 से 12 रुपये में स्टेंसिल आपको भारत का बहुत आसानी से यहाँ पर मिलेगा। और उसको लेने के बाद में आप कोशिश ये करें कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर पंजाब और हरियाणा की जो है वो फसलों की पैदावार के बारे में अगर आपको सवाल पूछा गया है तो आप कोशिश ये करें कि अपना जवाब तहरीर करने के बाद में स्टेंसिल से जो है वो नक्शा बनाए और नक्शा बनाने के बाद पंजाब और हरियाणा के इलाके की आप जो है उसमें निशानदेही करें। या अगर उत्तर प्रदेश के बारे में अगर सवाल पूछा गया है और वहाँ से रिलेटेड कोई, अगर उस रियासत से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ये कोशिश करें कि उस रियासत को जो है वह आप अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करें उस स्टेंसिल में। तो ये स्टेंसिल से बताना मैं समझता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो टॉपर्स है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, वो कोशिश करें कि स्टेंसिल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉपर्स नहीं है अब तक और बहुत ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, फिर भी आप जो है यहाँ पर अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो या आप तो भी आप स्टेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया होगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन अच्छा होने की सूरत में भी जो एग्ज़ामिनर होता है उस पर आप एक बहुत अच्छा असर छोड़ते हैं और आपका पर्चा बहुत अच्छा होता है। बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 से जो है इकोनॉमिक्स का सेक्शन शुरू हो जाएगा और इकोनॉमिक्स में सबसे पहले 2 खानापुरी आपको पूछी जाएगी। 2 खानापुरी के साथ में, एक खानापुरी के साथ में 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 मुतबादिल दिए जाएंगे। उन 3 मुतबादिल में से एक मुतबादिल सही होगा। आपको उस सही मुतबादिल को चुनकर
जवाब में जो है उसको तहरीर करना है। यहाँ पर भी आपको यही काम करना है कि मुकम्मल जुमले में जवाब लिखना है, यानी मुतबादिल के साथ में मुकम्मल जुमले में आप जवाब लिखेंगे तभी जाकर आपको जो है एक मुकम्मल मार्क्स मिलेगा। ये दोनों खानापुरी बहुत आसान है, इसके लिए सबक नंबर 1, 2, 3, 4 की तैयारी करें आप। मैं समझता हूँ तकरीबन इसमें 20 खानापुरी, अगर ये 20 खानापुरी आप बहुत आसानी से याद कर ले तो आपके 2 नंबर लेने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। कोशिश करेंगे कि इस सवाल को ये 5 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके बाद बात करेंगे सवाल नंबर 6 की। मैं समझता हूँ बहुत अहमियत का हामिल ये सवाल है, और यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह से होगा कि दर्ज झेल सवालात के जवाब 1-2 जुमलों में दीजिए। आपको 5 सवालात पूछे जाएंगे, 5 सवालात में से आपको 3 सवालात के जवाब दुरुस्त लिखने हैं। सबसे पहले जब 5 सवाल आप लोगों के सामने आ जाए तो ये फैसला करें कि इन 5 सवालात में से कौन से ऐसे 3 सवालात हैं जिनके जवाब लिखना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, और उन्हीं के जवाब जो है आप लिखने की कोशिश करें। पहले उन्हीं के जवाब लिखे। जैसे आपको पहला दूसरा सवाल बहुत आसान लग रहा है तो 2 नंबर डालकर आप उसका जवाब लिखे। उसके बाद में आपको चौथा सवाल बहुत आसान लग रहा है, आप 4 नंबर डाल के उसके जवाब लिखे। उसके बाद आपको 5 नंबर सवाल बहुत आसान लग रहा है, आप 5 नंबर डाल के उसका जवाब लिखे। अगर 1 और 2 फिर आपको आ रहा है और आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके तीनों सवाल के जवाब बहुत जो है बिल्कुल सही है, तो आप ना भी लिखे तो चलेगा। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस में कुछ कमी है और 2 जवाबात के बीच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप कोशिश करें कि आप 4 या 5 सवालात भी लिखे, तो उसमें जो है कोई हर्ज नहीं है। आप 5 सवालात के जवाब भी यहाँ पर लिख सकते हो अगर आपको नंबर कम होने का डर है तो। और इंशाल्लाह इस सूरत में आपका नंबर यहाँ पर कम नहीं होगा। उसके बाद में जो 7वां सवाल होगा, 7वां सवाल बहुत ही अहम सवाल है, और वो है मुफस्सल जवाब लिखिए। और इकोनॉमिक्स से जो है मुफस्सल सवाल एक पूछा जाएगा। यहाँ पर 2 सवालात पूछे जाएंगे जिसमें एक सवाल का जवाब जो है आपको लिखना है। इसके लिए कुल नंबर है 4, और इसके लिए मुतवक्का वक्त है 10 मिनट, यानी कोशिश करें आपके 10 मिनट में आप जो है इस सवाल का जवाब लिखे। दोनों सवाल को आप बगौर पढ़ लें। उसके बाद में आप ये फैसला करें कि इन दोनों सवालात में से कौन सा ऐसा सवाल है जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो 10 मिनट के अंदर अपना सारा मवाद आप लिख सकते हो। कोशिश करें यहाँ भी अगर आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर भी आप कोशिश करें कि अपने जवाब को आप तकरीबन कम से कम 4 नुकात में जो है वो वाज़ह करें। और इसके बाद में आपको इस तरह से आपका ये पेपर मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आपको लोगों को बताता चलूँ कि कौन से असबाक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो बात करेंगे सबसे पहले लेसन नंबर 1 यानी सबक नंबर 1, भारत की तबाई तकसीम। इसके लिए बोर्ड ने जो नंबर मुख्तस किए हैं वो कुल नंबर है 3, और मुतबादिल के साथ में जो है वो कुल नंबर है इसके 4। सबक नंबर 2 शुमाली भारत का पहाड़ी इलाका, इसके लिए कुल नंबर है 4, मुतबादिल के साथ में नंबर है 6। सबक नंबर 3 बहुत अहमियत का हामिल है, और शुमाली भारत का मैदान, इसके लिए बोर्ड ने मुख्तस किए हैं कुल नंबर 7, और मुतबादिल के साथ में नंबर है 11। सबक नंबर 4 जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा, इसके लिए कुल नंबर है 4, मा मुतबादिल नंबर है 6। सबक नंबर 5 घाट साहिली मैदान और भारतीय जज़ायर, इसके लिए बोर्ड ने मुख्तस किए हैं नंबर 6, और मा मुतबादिल इसको मुख्तस किया गया है 9 नंबरात को। सबक नंबर 6 ये जो है अमली जोग्राफिया का, और इसके लिए जो है बोर्ड की तरफ से नंबर है 4, और मुतबादिल के साथ में कुल नंबर है 6। इसमें ज़िमनी असबाक भी है, कुल मिलाकर जो है वो तकरीबन 9 असबाक है। मैंने जो है असल उन्वान को यहाँ पर वाज़े करने की कोशिश की है कि भारत की तबाई तकसीम ये पहला हिस्सा, शुमाली भारत का पहाड़ी इलाका दूसरा हिस्सा, शुमाली भारत का मैदान तीसरा हिस्सा, और जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा का इलाका चौथा हिस्सा, घाट साहिली मैदान और भारतीय जज़ायर ये जो है वो 5वां हिस्सा, और छठा हिस्सा जो है वह अमली जोग्राफिया। तो मैंने इस तरह से इसको वाज़े करने की कोशिश की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बोर्ड का जो पैटर्न है उस एतबार से अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें सबक नंबर 3, 4 और 5, सबक नंबर 3, 4 और 5 यानी लेसन नंबर 3, 4 और 5, यहाँ से इन तीनों असबाक में से एक सवाल आपको ज़रूर पूछा जाता है मुफस्सल जवाबात में। उसके बाद में लेसन नंबर 6 और 7 यानी लेसन नंबर 6 और 7, यहाँ से भी आपको जो है वो एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है बोर्ड में। और लेसन नंबर 8 जो है यानी सबक नंबर 8 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि घाट साहिली मैदान और भारतीय जज़ायर, यहाँ से आपको एक बड़ा मुफस्सल सवाल जो है
वो पूछा जाता है, तो सबक नंबर 3, 4, 5 एक सवाल, सबक नंबर 6, 7 एक सवाल और सबक नंबर 8 से एक सवाल होता है। इस तरह से कुल 3 सवाल जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ सबक नंबर 8 के जवाब ना याद करके जाना, मुफस्सल जवाब, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ से हमें एक सवाल आने ही वाला है। तो इस सबक को आप बिल्कुल भी ऑप्शन में ना छोड़ें। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं की है तो कोशिश करें कि कम से कम सबक नंबर जो है वो 6, 7 और सबक नंबर 8 इनके सवालात के जवाब तो आप ज़रूर ब ज़रूर याद करके जाए। और अगर मौका मिले तो सबक नंबर 3, 4, 5 के सवालात के जवाब भी आप, मुफस्सल जवाबात की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आप ज़रूर याद कर ले। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम रहेगा और नंबरात हासिल करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करें मुआशियात के हिस्से की, तो मुआशियात के हिस्से में जो पहला सबक है मईशत का तारुफ, इसके लिए कुल नंबर है 2, मुतबादिल के साथ भी नंबर है 2, मईशत के बुनियादी मसाइल और हल, यहाँ पर भी कुल नंबर है 2, मुतबादिल के साथ में नंबर भी है 2, अफरात ज़र जो तीसरा सबक है इसके लिए कुल नंबर है 4, मुतबादिल के साथ में नंबर है 8, अवामी निज़ाम तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ सारिफ के लिए नंबर है 4 और मा मुतबादिल नंबर है 8। जब हम ये ब्लूप्रिंट देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि खानापुरी जो है वो सबक नंबर 1 से हो सकती है, सबक नंबर 2 से हो सकती है, सबक नंबर 3 से भी हो सकती है, सबक नंबर 4 से भी हो सकती है। और मईशत का जो तारुफ है, जो पहला सबक है, यहाँ से एक सवाल यानी 1-2 जुमलों में सवाल के जवाब लिखिए। जो सवाल नंबर 6 है हमारा, यहाँ पर जो 5 सवाल पूछे जाएंगे उस 5 सवालात में से एक सवाल जो है वो मईशत का तारुफ से होगा, दूसरा सवाल मईशत के बुनियादी मसाइल और हल यानी दूसरे सबक से होगा, तीसरा सवाल जो होगा वह अफरात ज़र और उसके बाद में अवामी निज़ाम तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ सारिफ यानी अफरात ज़र और अवामी निज़ाम तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ सारिफ, ये तीसरा और चौथा जो सबक है यहाँ से तीसरा, चौथा और 5वां सवाल पूछा जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि तीसरा और चौथा सबक जो है यानी अफरात ज़र और अवामी निज़ाम तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ सारिफ, ये दोनों असबाक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि मुफस्सल जवाब भी यही से पूछे जाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी एक सबक से 2 मुफस्सल जवाब नहीं पूछे जाते। तो ब्लूप्रिंट देखकर यही पता चलता है और गुज़िश्ता साल के कई पर्चे देखकर यही पता चलता है कि माशियात में सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। यानी सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4 की अगर हम तैयारी कर ले तो यही से हमको मुफस्सल जवाब आएगा। तो एक सवाल सबक नंबर 3 से हो सकता है, एक सवाल सबक नंबर 4 से हो सकता है। तो सबक नंबर 3 या सबक नंबर 4 इन दोनों में से अगर किसी एक सबक की भी अगर हम बहुत अच्छे से तैयारी कर ले तो जवाब लिखना हमारे लिए बहुत आसान होगा। कोशिश ये करें कि सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4 दोनों की जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर ले इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। और तो इस तरह से अगर आप पर्चा इंशाल्लाह लिखने की कोशिश करोगे तो बहुत मैं समझता हूँ कि आसानी रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत कम वक्फे में बहुत जो है वो अच्छा पेपर आप लिख सकते हो। अभी भी अगर आपने जोग्राफिया को बहुत आसान मजमून समझकर अगर इसकी मुकम्मल तैयारी नहीं की है और अगर अभी भी जो है वो आप ये चाहते हो कि हिस्ट्री का पेपर आपका हो चुका है और हिस्ट्री के पेपर में आपको मार्क्स कुछ कम मिलने की उम्मीद है, हालांकि हिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा था, हमने तलबा से इसके बारे में पूछा भी और उन्होंने ये बताया कि पर्चा बहुत आसान था। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपने बहुत अच्छा पर्चा लिखा है या पर्चा आपका अच्छा नहीं गया है तो आप कोशिश करें कि जोग्राफिया और माशियात के पर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल करें। अगर आपका हिस्ट्री का पर्चा यानी तारीख़ व सियासियात का पर्चा आपका अगर बहुत अच्छा गया है तो आप ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जोग्राफिया और माशियात में भी बहुत अच्छे नंबरात लाकर हमारे फ़ीसद नंबरात हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने बताता चलो कि जोग्राफिया के पर्चे में फिर एक बार खुशखती का आप बहुत ध्यान रखेंगे, सवाल नंबर डालना नहीं भूलेंगे और ये बहुत अहम चीज़ है। कई बच्चे ये करते हैं कि जवाबात तो लिख लेते हैं लेकिन सवाल नंबर नहीं लिखते। आपको पता होना चाहिए कि सवाल नंबर अगर आपने नहीं डाला इसका मतलब ये है कि आपने सवाल नंबर नहीं लिखा तो आपको उस सवाल नंबर नहीं लिखने पर बोर्ड की तरफ से 0 नंबर मिलते हैं। आपका पूरा जवाब सही भी है तब भी आपको कोई नंबर वहाँ पर हासिल नहीं होता। तो सवाल नंबर डालना बिल्कुल ना भूलें। काट छाट से थोड़ा परहेज़ करें कि काट छाट ना हो, सफाई का ध्यान रखें। हो सके तो सवालात जो है वो तरतीब से लिखने की कोशिश करें। हर नया सवाल आपको नए सफ़े से शुरू करना है और कोशिश कीजिए
कि जब ये पर्चा होगा आपका तो उसमें वक्त की जो मनसूबाबंदी है उसमें गड़बड़ ना करे और खौफ ना करे, घबराहट अपने पास ना आने दे। और अगर कहीं पे आपका जो मनसूबाबंदी अगर उसमें कुछ गड़बड़ भी होती है तो आप कोशिश करें कि उसको दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह कवर कर ले। अगर सवाल मुश्किल लगता है कोई और अगर उसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय होने का अगर खदशा है तो आप ये करें कि उस सवाल को छोड़कर आगे का सवाल हल करें, और जब इजाफी वक्त कुछ बच जाए तो उसमें उस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करें। और मजमून को जो है आसान समझकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि हमारा जो हदफ हो, हमारा जो टारगेट हो, वो 90 प्लस को जो है अपना टारगेट बनाने की कोशिश कीजिए। मैं फिर एक बार आप सभी का जो है काविश टीवी में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आपने मेरे लेक्चर को बगौर सुना और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए और बताइए कि अगर आप कोई और मालूमात हासिल करना चाहते या आप ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट गाइडेंस किस तरह से हो तो आप हमारी भी रहनुमाई कर सकते हो। बहुत सारे असातिज़ा भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो हमारे वीडियोस देखकर हमें कमेंट कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए, हमारे जो है पेज को लाइक कीजिए और हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम और आप सभी मिलकर जो है वो हमारी कौम की तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला काविश की काविशों को कबूल फरमाए और इसके तमाम मेंबरान को जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।